नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अध्याय 1 पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ देख लेते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, स्तर, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है दोस्तों? शिक्षा का किसी भी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, स्तर, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। सार्वभौमिकरण की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों? आइए देखते हैं। पहली आवश्यकता, सार्वभौमिकरण की आवश्यकता, हेडिंग डालकर लिखेंगे। सार्वभौमिकरण की आवश्यकता निम्नलिखित है। साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वभौमिकरण आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट है, सर्व शिक्षा के लिए भी सार्वभौमिकरण आवश्यक है। चौथा पॉइंट है, सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय में भी सार्वभौमिकरण की आवश्यकता होती है। और पांचवा, राजनैतिक जागरूकता के लिए भी सार्वभौमिकरण की आवश्यकता होती है। उद्देश्य देख लेते हैं। सार्वभौमिकरण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है समाज के साथ समायोजन का कौशल विकसित करना। दूसरा उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। तीसरा है विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता विकसित करना। और चौथा है जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करना। पांचवा उद्देश्य ज्ञानार्जन करके बौद्धिक विकास करना। सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या हैं दोस्तों? समाज के साथ समायोजन का कौशल विकसित करना, सर्वांगीण विकास करना, विवेकपूर्ण निर्णय की क्षमता विकसित करना और जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करना, ज्ञानार्जन करके बौद्धिक विकास करना। ये सार्वभौमिकरण के उद्देश्य हैं। संविधान के कुल 11 अधिवेशन आयोजन किए गए थे। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में दोस्तों, इसलिए इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो आंसर आपका होना चाहिए संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 20 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, संविधान बनकर पूरा हो गया था। संविधान के कुछ उपबंध संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अंत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इन संवैधानिक उपबंधों का वर्णन निम्नलिखित है, जिनमें शिक्षा संबंधी अधिकार भी शामिल हैं। दोस्तों, जो उपबंध शिक्षा से संबंधित हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि यानी कानून के समक्ष समता और
विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी पर एक समान कानून लागू होना चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हों। सभी पर समान कानून लागू होगा चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हों। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता में क्या बताया गया है दोस्तों? भारत राज्य क्षेत्र के राज्य किसी व्यक्ति को विधि कानून के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी पर एक समान कानून लागू होगा चाहे वे किसी भी जाति और धर्म के हों। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, रोजगार में अवसर की समानता इस अनुच्छेद में वर्णन है इसका। यही अनुच्छेद आरक्षण का आधार बना। जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 21A, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में निहित है। अनुच्छेद 21A या 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 28 में वर्णन है राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं और इस पे क्वेश्चन आ भी सकते हैं 1 नंबर में, इसलिए इस पॉइंट को ज़रूर याद करिएगा, पढ़ लीजिएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी भी राज्य में रहते हों, जिसकी अपनी भाषा या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है दोस्तों? सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान का निर्माण व उनके प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 45 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 45 भाग 4 नीति में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 46 में राज्य समाज के दुर्बल वर्गों या कमज़ोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शैक्षणिक व आर्थिक हितों को ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 29(2) में राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। यह अनुच्छेद 29(2) में है। अनुच्छेद 51 का में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 51 का में क्या है? अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और अनुच्छेद 341(1) में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और अनुच्छेद 350 का में है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास व वृद्धि के निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 में क्या दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास व वृद्धि के निर्देश दिए गए हैं। ये अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।